गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में अपन शुरू करेंगे इंडेक्स 16 पीपीई जिसका नाम है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये अपना रिवीजन सीरीज चल रहा है। इसके अंदर अपन हर एक टॉपिक को फास्ट फॉरवर्ड वे में कंप्लीट करेंगे। देखो, कोई सा भी टॉपिक अपन स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है रिवीजन सीरीज में कोई सा टॉपिक स्किप कर दिया। हर एक टॉपिक को अपन कवर करेंगे जो कि मॉड्यूल में दे रखा है। क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए, पर सबसे पहले अपन कंसेप्ट को समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट अपने पास आता है डेफिनेशन ऑफ पीपीई। तो सबसे पहले आपको दे रखा है पीपीई होता है क्या, टेंजिबल आइटम्स होने चाहिए और कहाँ यूज़ करोगे। हेल्प फॉर यूज़ इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज में हो सकता है। ठीक है, आपके बिजनेस के अंदर यूज़ कर सकते हो। फॉर रेंटल टू अदर्स हो सकता है और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कोचिंग इंस्टीट्यूट में कई बार आपका वो बैठे होते हैं ना एडमिशन कराने के लिए, कई पर्सन्स बैठे होते हैं, एक दो जने। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अब उनको भी पूरा एक आप बोल सकते हो चैम्बर वगैरह मिलता है जहाँ उनका खुद का फर्नीचर मतलब खुद की टेबल वगैरह होती है। तो उस टेबल वगैरह को भी अपन एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस का यूज़ मान सकते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन वन पीरियड। अब फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, ठीक है, जिस टैबलेट पेन से मैं आपको बढ़ाता हूँ, ठीक है, आपने सी फाइनल ऑडिट के लेक्चर देखे होंगे तो उसमें आपने देखा होगा मैं टैबलेट पेन्स का यूज़ कर रहा हूँ। तो वो मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ एक ही ईयर से यूज़ नहीं कर रहा हूँ उसको, मैं 4-5 सालों से यूज़ करते हुआ आ रहा हूँ। ठीक है, तो उसको आप बोल सकते हो क्या वो मेरे लिए पीपी हो जाएगा, क्या बिल्कुल हो जाएगा। सबसे पहले मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया, सिर्फ आपको समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद अपने पास आता है बियरर प्लांट। बियरर प्लांट क्या होते हैं, लिविंग प्लांट यूज्ड इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सपेक्टेड टू बियर प्रोड्यूस फॉर मोर देन वन पीरियड एज अ रिमोट लाइकलीहुड ऑफ बीइंग सोल्ड। ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में आ सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। When bearer plants are no longer used to bear produce, they might be cut down and sold as scrap. For example, used as firewood. Such incidental scrap sales will not prevent plant from satisfying the definition of bearer plant. तो बेसिकली इन दो लाइन के अंदर लिखा हुआ क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि बायोलॉजिकल एसिड्स है। ठीक है, अब बायोलॉजिकल एसिड्स क्या होते हैं इसको आप डिटेल में पढ़ोगे इंडेक्स 41 के अंदर। बायोलॉजिकल एसिड्स को बेसिकली अपन दो पार्ट्स के अंदर कैटेगराइज करते हैं, लिविंग प्लांट्स, एनिमल्स। ठीक है, अब लिविंग प्लांट्स के अंदर भी दो क्या बोल सकते हो सब कैटेगरी होती है। एक होता है बियरर प्लांट, एक होता है नॉन बियरर प्लांट। बियरर प्लांट का बेसिकली क्या मतलब होता है, ऐसे प्लांट जिनकी लाइफ क्या है मोर देन 1 ईयर। ठीक है, उसको अपन कवर करते हैं इंडेक्स 16 के अंदर। नॉन बियरर प्लांट जिनकी लाइफ लेस देन 1 ईयर है, ठीक है, तो उसको अपन इंडेक्स 41 में कवर करेंगे। अभी अपन पढ़े इंडेक्स 16, तो कौन सा पार्ट अपन पढ़ेंगे, बियरर प्लांट, यानी कि ऐसे प्लांट जिनकी लाइफ कितनी है मोर देन 1 ईयर। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आप बोल सकते हो मैंगो ट्री। ठीक है, तो जैसे कि आप बोल सकते हो, देखो कंपनी के केस में क्या होता है, फॉर एग्जांपल पार्ले जी कंपनी। ठीक है, अब ये क्या करती है, मशीन से क्या करती है, बिस्किट बनाती है। ठीक है, आपने देखा होगा बिस्किट से फटाफट बिस्किट बनते जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कंपनी के लिए मशीन क्या हो जाएगा, पीपी हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप देखोगे तो फार्मर फार्मर के लिए क्या है, मैंगो ट्री। अब फार्मर ने अगर मैंगो ट्री लगाया तो उसकी लाइफ कितनी, मोर देन 1 ईयर है। ऐसा नहीं कि एक बार पेड़ लगा दिया तो अगले साल फिर वापस लगाना पड़ेगा। उसी पेड़ से फार्मर को क्या मिलेंगे, अगले साल भी मैंगो मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं बोल सकते हो ये जो मैंगो ट्री है इसको भी आप क्या बोल सकते हो, पीपीई बोल सकते हो। ठीक है, सेम इसमें बता रखा है बियरर प्लांट को क्या अपन पीपीई बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, व्हेन बियरर प्लांट्स आर नो लॉन्गर यूज्ड टू बियर प्रोड्यूस दे माइट बी कट डाउन। अब ऑब्वियसली 4-10 साल बाद हो सकता है इसमें मैंगो ट्री से मैंगो आना बंद हो जाए, तो फिर आप उसको क्या कर दोगे, कट कर दोगे और उसकी लकड़ियाँ बेच दोगे। ठीक है, यूज एज फायरवुड। सच इंसिडेंटल स्क्रैप सेल्स वुड नॉट प्रिवेंट प्लांट फ्रॉम सेटिस्फाइंग द डेफिनेशन ऑफ बियरर प्लांट। देखो आप 10 साल तक तो यूज़ करोगे ही ना उस मैंगो ट्री से। ठीक है, हर साल आपको मैंगो मिलेंगे, तो ऐसा नहीं कि 10 साल बाद आप काट दोगे तो उसको आप फर्स्ट ईयर से लेकर 10th ईयर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड से लेकर 10th ईयर तक आप बोलो ही नहीं कि ये हमारे लिए पीपी नहीं है। ऐसा नहीं है, जब तक वो चल रहा है तब तक तो आप पीपी बोलोगे ना। भाई एक न एक दिन तो मशीन भी ख़त्म होनी है, उसकी यूज़फुल लाइफ भी ख़त्म होनी है। तो इसका मतलब ये तो ही ना कि अपन मशीन को बोलते ही नहीं है ये मशीन हमारे लिए पीपी नहीं है, ऐसा तो ही ना होता है। सिमिलर आपको एग्जांपल बता रखा है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना। आगे
डिस्क्रिप्टिव में कहीं काम नहीं आएगा, ठीक है। अब जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट से क्वेश्चन आएंगे वो यहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया, एक एसेट को अपन पीपी कब रिकॉग्नाइज करेंगे, 2 पॉइंट देख लेना। प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, यानी कि उसका आपको बेनिफिट मोर देन 1 ईयर मिल रहा हो। जैसे कि मैंने आपको बताया ऑनलाइन मैं आपको पढ़ाता हूँ तो उसके लिए टैबलेट एंड पेन होता है, तो उसका कहीं ना कहीं मेरे को बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा मिलता है, तो वो मेरे लिए क्या हो गया पीपी। एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, बैलेंस शीट में आपको पता होना चाहिए ना कि उस टैबलेट का क्या कॉस्ट है, वो आपको पता होना चाहिए ना किस प्राइस पर आपको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट अपने पास आता है मेजरमेंट, आखिर किस प्राइस, इसको अपन पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। बेसिकली इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक होता है इनिशियल मेजरमेंट, एक होता है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, ठीक है। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इनिशियल मेजरमेंट। देखो जब आपने एसेट को परचेज करा, सेल्फ कंस्ट्रक्ट करा, ठीक है, तो उसको अपन किस प्राइस पर रिकॉर्ड करेंगे, तो इसका आंसर है ऑलवेज एट कॉस्ट, ठीक है। अब इसके अंदर अपन देखेंगे अगर अपन ने एक एसेट को परचेज करा तो उसके अंदर क्या क्या उसके पार्ट्स को अपन इंक्लूड कर दें, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट पार्ट अपना रहेगा कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट इफ एसेट इज परचेज, ठीक है। तो किस किस को अपन कैपिटलाइज करेंगे, ठीक है, किस किस को अपन पीबी का पार्ट बनाएंगे, ये अपन देखेंगे। जैसे सबसे पहला पॉइंट तो अपने पास रहेगा परचेज प्राइस, ठीक है। ऑब्वियसली आपने लैपटॉप खरीदा, ठीक है, तो लैपटॉप का जो परचेज प्राइस है इसके अंदर माइनस करेगा ट्रेड डिस्काउंट एंड रिबेट्स। ट्रेड डिस्काउंट के अंदर फॉर एग्जांपल आप देख लो एक एग्जीबिशन लगा, ठीक है, उसके अंदर 40,000 लैपटॉप का प्राइस था, पर 2,000 का डिस्काउंट सबको दे रखा था। एक दिन ऐसा है मतलब होता है ना फ्लिपकार्ट के जैसे बिग बिलियन डेज वगैरह, ठीक है, उसमें होता है ना एक दिन मतलब कोई स्पेशल डे होता है, उस दिन सारे पर्सनस को क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलना ही मिलना है, ठीक है। आप खरीदो चाहे और कोई खरीदे, तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो 40,000 का लैपटॉप है वो क्या ऐसे, आपने देखा होगा ना कई बार वेबसाइट पे 40,000 क्रॉस करके फिर साइड में लिखते हैं प्राइस 38,000, उससे कम लिखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए क्या हो गया ट्रेड डिस्काउंट, यानी कि ऐसा डिस्काउंट जो कि सबको मिल रहा है, तो उसको आप क्या करना माइनस कर देना। कहीं ऐसा ऐसा मत करना कि पहले आप 40,000 रिकॉर्ड करो फिर 2,000 माइनस करो, भाई अल्टीमेटली आपने उसके लिए पे कितना करा 38,000, तो उतना लिखना। उसके बाद आपको दे रखा है नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, ऐसे टैक्सेस जिनका आपको रिफंड नहीं मिलेगा। देखो आपने जीएसटी पढ़ा होगा तो कई बार आपने देखा होगा कई टैक्सेस ऐसे होते हैं जिसमें आपको क्या मिलता है आगे चल के रिफंड मिल जाता है, तो जो जिनका आपको रिफंड मिलने वाला है तो उनको आप क्या करना, जिनका रिफंड मिलेगा उसको इसका पार्ट मत बनाना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके लिए क्या एक तरीके से आप बोल सकते हो वो कॉस्ट है ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए बता रखा है सेकेंड पॉइंट में आपको बता रखा है नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपको बता रखा है ऑल डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस, जैसे कि क्या हो गया एम्प्लॉय कॉस्ट हो गया, डिलीवरी हो गया, इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ साइट, प्रोफेशनल फीस, ठीक है, कंसल्टिंग फीस, कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग लेस प्रोसेड फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट अराइजिंग फ्रॉम टेस्ट प्रोडक्शन। इसका क्या मतलब है कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग लेस प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट अराइजिंग फ्रॉम टेस्ट प्रोडक्शन। बेसिकली मान लो गवर्नमेंट ने क्या करा एक मेट्रो बनाया, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करा, क्या बोल सकते हो जयपुर से उदयपुर के बीच में गवर्नमेंट ने मेट्रो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। गवर्नमेंट ने लॉन्च तो कर दी मेट्रो, पर गवर्नमेंट को चेक करना है क्या इसमें वाकई में मतलब सही स्पीड पे चलेगी, क्या सही चल रही क्या, तो उन्होंने क्या करा टेस्ट बेसिस पर लोगों को ऑफर दिया कि 1 रुपये के अंदर आज जयपुर से उदयपुर लोगों को राइड मिलेगी सिर्फ 1 रुपये के अंदर, जबकि एक्चुअल किराया होना चाहिए 100 रुपये। तो कहीं ना कहीं आप बोलते हो 1 रुपये में 1,000 लोग आ गए, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का हो गया 1,000 रुपये इनकम आ गया, ठीक है। और उस पर्टिकुलर डे पे जब गवर्नमेंट ने टेस्टिंग करा तो टेस्टिंग एक्सपेंस उनका हुआ था 10,000, ठीक है। तो अब आप बोल सकते हो कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग तो उनका था 10,000, भाई एक बार चला के तो देखना पड़ेगा ना सही स्पीड्स पे जा रही है, लोगों का वजन झेल पा रही है या नहीं पा रही। तो 10,000 गवर्नमेंट का खर्चा हुआ उस दिन टेस्टिंग एक्सपेंस, उसमें से 1,000 रुपये क्या हुआ गवर्नमेंट को रिकवर हो गया। तो 10,000 में से क्या कर देना लेस कर देना सेल ऑफ प्रोडक्ट अराइजिंग फ्रॉम टेस्ट प्रोडक्शन, जो 1,000 रुपये मिले, तो टोटल कितना रिकॉर्ड करना 9,000 ही, ठीक है। नोट एक्सेस ऑफ नेट प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग टेस्टिंग डिडक्ट फ्रॉम कॉस्ट ऑफ पीपी। अब मान लो क्या था गवर्नमेंट का टेस्टिंग एक्सपेंस था 10,000 रुपये, ठीक है, पर 1 रुपये में गवर्नमेंट ने मेट्रो राइड लॉन्च करी थी, तो उसके कारण क्या हुआ 15,000 लोग आ गए, ठीक है, मेट्रो में बैठने एक बार में ही। तो कहीं ना कहीं खर्चा था 10,000 का, इनकम हो गई
15,000 की, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो 5,000 का बेनिफिट हो गया, तो उसको 5,000 का क्या करना, जो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट हुआ उसको कॉस्ट ऑफ पीपीई में से माइनस कर देना, ठीक है, यानी कि -5,000 ऐसे लिख देना, ठीक है। ऑब्वियसली क्वेश्चन करोगे तो आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा। नो डज नॉट इंक्लूड इनाग्रेशन एक्सपेंसेस, ऑब्वियसली किसी नेता को बुलाया, आपका कोई आपने मशीन वशीन खरीदी होगी तो कोई नेता से कट करने के लिए, रिबन कट करने के लिए बोला होगा, उसको इंक्लूड मत करना। एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशनल कॉस्ट, आपने अखबार में ऐड दिया उसको इंक्लूड मत करना। ट्रेनिंग कॉस्ट, ये ध्यान रखना एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट क्या होता है, बेसिकली आप ट्रेन किसको करते हो, मशीन को करते हो या फिर एम्प्लॉयज़ को करते हो, तो बस एम्प्लॉयज़ को करते हो तो क्यों इंक्लूड करोगे, ऐसा खर्चा जो कि मशीन को चलाने के लिए ज़रूरी है उसी को ही अपन कैपिटलाइज करेंगे, ठीक है। अब आप ट्रेनिंग तो किसको दोगे, एम्प्लॉयज़ को दे रहे हो, तो इसको अपन क्या करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे। सिर्फ वही खर्चे आपने देखे होंगे कैपिटलाइज होते हैं जो कि मशीन को चलाने के लिए ज़रूरी है, जैसे कि इंस्टॉलेशन वगैरह देखा था, एडमिन एंड जनरल ओवरहेड्स, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, कॉस्ट ऑफ रीलोकेटिंग एंटिटी ऑपरेशंस। ऑब्वियसली आप एम्प्लॉय को दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हो ताकि वो मशीन बेटर वे में चला सके। इनकम एंड रिलेटेड एक्सपेंसेस ऑफ यूजिंग अंडर कंस्ट्रक्शन पीपीई, ये इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इसका क्या मतलब है, इनकम एंड रिलेटेड एक्सपेंस ऑफ यूजिंग अंडर कंस्ट्रक्शन पीपीई, जैसे कि क्या हो गया, आप बोल सकते हो आपको एक जगह क्या बनाना, एक आपने एक लैंड परचेज करा, उस पर आपको बिल्डिंग बनाना था। अब आपको लग रहा है यार 1-2 महीने तो ऐसे खाली लैंड पड़ा रहेगा, तो आपने क्या करा, उसको कार पार्किंग 20-20 रुपये में लोगों को बोल दिया यहाँ कार पार्क करो, 20-20 रुपये में, 20-20 रुपये की जो आपको इनकम हुई उसको आप क्या करना, या फिर 20 रुपये की इनकम हुई या फिर इससे रिलेटेड ऐसा कोई खर्चा हो सकता है जो कि आपके डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव से जुड़ा नहीं हो, तो कहीं ना कहीं उसको कैपिटलाइज वगैरह मत करना, ठीक है। ये बता रखा है। नोट, कैश डिस्काउंट अगर आपने दिया था, कैश डिस्काउंट बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने जल्दी पेमेंट कर दिया, ठीक है, तो उसके चक्कर में अगर आपको कोई डिस्काउंट मिलता है, बेसिकली कैश डिस्काउंट तभी मिलता है जब आप क्या करते हो, दूसरों से कंपेयर में आपको जल्दी पेमेंट कर देते हो। फॉर एग्जांपल टाइम लिमिट था 45 डेज़ के अंदर पेमेंट करना, पर आपने क्या करा, 5 दिन के अंदर पेमेंट कर दिया, आपको कोई डिस्काउंट मिला, वो पीएनएल के अंदर जाएगा, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने आपको एग्जांपल बता ही दिया, गवर्नमेंट ने मेट्रो राइड एक्सपेंस करा, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया था, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ को आपको कैपिटलाइज करना है, कॉस्ट ऑफ डीकमिशनिंग, डिसमेंटलिंग एंड साइट रिस्टोरेशन एट प्रेजेंट वैल्यू। फॉर एग्जांपल आपने क्या करा, एक लैंड परचेज करा, अब इस लैंड में से आपको क्या करना था, ऑयल एक्सट्रैक्ट करना था, ठीक है। पर गवर्नमेंट ने जब आपको लैंड दी, यानी कि जहाँ से भी आपने लैंड परचेज करी, तो उन्होंने परचेज की जगह आप एग्जाम्पल को थोड़ा चेंज कर सकते हो, आपने क्या करा, लीज पे लिया, ठीक है, 5 साल बाद आपको क्या करना पड़ेगा, वापस लैंड देना पड़ेगा। 5 साल से वो आपने क्या करा, लैंड इसलिए लिया था ताकि आप उस लैंड में से क्या कर सको, ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सको। अब 5 साल बाद आप सारा तेल निकाल के तो चले जाओगे, पर उस लैंड में आपके इक्विपमेंट्स दबे रह जाएंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, बेसिकली कंडीशन होती है कि जब भी आप ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लोगे या फिर 5 साल के लिए आपको लैंड अलोकेट की थी, उसके बाद आपने ऑयल एक्सट्रैक्ट करके आप तो चले जाओगे ऑयल लेके, पर उस लैंड पर आपने क्या करोगे, इक्विपमेंट्स ज़मीन के अंदर गाड़ रखे होंगे, तो उस केस में क्या होगा, आपको ये कंडीशन रहती है कि आपको साइट रिस्टोर करना ही पड़ेगा कंपलसरी वे में, चाहे 5 ईयर्स के लिए लिया होगी तो 5 ईयर्स रहेगा, 10 ईयर्स लिया होगा। तो इस केस में क्या रहता है, अब आपके पास एक और एक खर्चा रहता है, एक आप बोल सकते हो कॉस्ट ऑफ डीकमिशनिंग, डिसमेंटलिंग एंड साइट रिस्टोरेशन, यानी कि जब आप 5 साल बाद अपना तेल लगे चले जाओगे तो कंडीशन रहती है कि इस लैंड को आप क्या करना, वापस रिस्टोर करके जाना। ऐसा नहीं कि उसके अंदर ये हैवी इक्विपमेंट्स लैंड के अंदर दबे रह गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ। ऐसा जैसे कि आपने परचेज करा था 10 लाख का, ठीक है, साइट रिस्टोरेशन आफ्टर 5 ईयर्स, अब आपको बोल दिया कंपलसरी आपको 5 लाख का खर्चा करना पड़ेगा इस ज़मीन को सही करने के लिए। डिस्काउंटिंग फैक्टर, आप ये खर्चा आपको 5 लाख का 5 साल बाद करना पड़ेगा। ऑब्वियसली शुरू में था, अब ये इक्विपमेंट्स लगाओगे तो उससे ऑयल एक्सट्रैक्ट करोगे, शुरू में तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब आएगी, जब आपका टाइम
लीज पीरियड वगैरह ख़त्म हो गया होगा, आपने सारा ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लिया होगा, उसके बाद आप जाने वाले हो, तो उसके बाद आफ्टर 5 ईयर्स आपका ये खर्चा होने वाला है साइट को रिस्टोर करने के लिए। आज की तारीख में खर्चा नहीं होगा, तो इसको आपको प्रेजेंट वैल्यू में नोट डाउन करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्वेश्चन में डिस्काउंटिंग फैक्टर हमेशा दे रखा होगा, उस अकॉर्डिंग अपन को लेना है। जैसे कि इधर दे रखा है 10%, तो इस केस में क्या होगा, ईयर 1 में जैसे कि पीपी पोस्ट कितना रहेगा, 10 लाख में तो आपने एसेट परचेज करा, प्लस अब ये साइड रिस्टोरेशन 5 लाख खर्चा होगा 5 साल बाद, तो इसको क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाय 1/1.10, डिस्काउंटिंग फैक्टर है 5 ईयर्स बाद, तो इधर हो गया 5, तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 1.110 करोगे, इक्वल्स टू का बटन 5 बार दबाओगे तो ये आपका नंबर आ जाएगा। ठीक है, ये 3,10,460 प्लस 10 लाख, तो ये आपका पास आ गया। पीपी का कॉस्ट कितना होगा, 13,10,460। इसके लिए आप जर्नल एंट्री के पास कर सकते हो, पीपी अकाउंट डेबिट, अल्टीमेटली ये आपका कॉस्ट आएगा। ठीक है, आज की तारीख में आपने कितना पेमेंट करा, एसेट तो आपने 10 लाख का ही कितना ही पेमेंट करा कैश, और इसके लिए आप क्या करोगे, 5 साल बाद ये आपको पेमेंट करना रहेगा, तो आप क्या करोगे, प्रोविज़न बनाओगे। प्रोविज़न हमेशा क्या बनेगा, प्रेजेंट वैल्यू पर बनेगा। ऐसा नहीं कि प्रोविज़न आपका क्या होगा, ये 5 लाख पर बनेगा, क्योंकि 5 लाख तो आपको क्या करना है, 5 साल बाद पेमेंट करना है। ठीक है, तो उसके लिए आप आज की तारीख में प्रेजेंट वैल्यू में कितना बनाओगे, उस प्रोविज़न के लिए अपन ने इधर निकाला था प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, अच्छा ये आपने निकाल लिया, आज की तारीख में आपका इतना प्रोविज़न है। ठीक है, आफ्टर 5 ईयर्स तो आपको 5 लाख ही पेमेंट करने पड़ेंगे, तो इसके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है उसको अपन बोलते हैं अनवाइंडिंग ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो बेसिकली उसके लिए अब अनवाइंडिंग ऑफ इंटरेस्ट के लिए अपन टेबल बनाते हैं। हर 5 ईयर्स के लिए यह लिख दिया, ओपनिंग प्रोविज़न अपन ने निकाला ही था 3,10,460, हर साल अब आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, जो ये इंटरेस्ट है इसको आपको कैपिटलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये 3,10,460 एक बार निकाला था, सिर्फ ये क्या होगा, कैपिटलाइज होगा। ठीक है, यानी कि ये 5 लाख का जो प्रेजेंट वैल्यू है उसी को ही अपन कैपिटलाइज करेंगे। ऐसा नहीं कि फिर इससे रिलेटेड कोई इंटरेस्ट है उसको भी अपन कैपिटलाइज कर देंगे। अब ये आपका 8 साल का इंटरेस्ट तो ऑब्वियसली एड ऑन हो गई। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली 5 साल बाद तो आपको 5 लाख ही पेमेंट करना पड़ेगा। तो आज की तारीख में जितना प्रोविज़न है उसको अपन प्रेजेंट वैल्यू पर ही ऐड कर दें, उतना ही कैपिटलाइज कर दें, फिर ये इंटरेस्ट आप कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो ये आपका हर साल इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, जर्नल एंट्री क्या होगा, जर्नल एंट्री इंपॉर्टेंट एग्जाम में आते हैं। ईयर 1 के एंड पे आपको हर साल जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा ये इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करने के लिए। इंटरेस्ट कहाँ जाएगा, ये वाला पीएनएल में जाएगा, इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा, सिर्फ प्रोविज़न प्रेजेंट वैल्यू पर कैपिटलाइज्ड होगा। ठीक है, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न, हर साल आप क्या करोगे, इंटरेस्ट की एंट्री पास करोगे। ठीक है, सेम ही इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डीकमिशनिंग, ये सारे इंटरेस्ट के वैल्यू आएंगे। और लास्ट में ईयर 5 के एंड पे ये एंट्री तो पास होगी, साथ ही साथ क्या होगी, प्रोविज़न फॉर डीकमिशनिंग अकाउंट डेबिट। अब 5 ईयर बाद तो ऑब्वियसली आपको ये 5 लाख पेमेंट करने, तो टू कैश बैंक हो जाएगा। ठीक है, लाइबिलिटी एक तरीके से प्रोविज़न आपका क्या होता है, लाइबिलिटी होता है, तो इसको आप रिवर्स एंट्री पास कर रहे हो, या आपकी लाइबिलिटी ख़त्म हो रही है। लाइबिलिटी जब आती है तो उसको अपन क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, और जब ख़त्म हो रही है तो उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो ये हो गया डेबिट, पेमेंट कर रहे हो तो टू कैश बैंक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक अपने पास नेक्स्ट पॉइंट आता है, प्री पेमेंट इज डिलेड बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स। अब वो पुराना वाला पॉइंट ख़त्म हो चुका है, ये नया पॉइंट है। ठीक है, अगर प्री पेमेंट डिलेट कर दो बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स, फॉर एग्जांपल आप क्या करने गए, लैपटॉप खरीदने गए। ठीक है, आपने दुकानदार को बोला सबसे महंगा लैपटॉप दिखाओ, उसने दिखा दिया 5 लाख रुपए का लैपटॉप दिखा दिया। ठीक है, अब आपके पास आपको तो आज ही लेना था लैपटॉप, पर आपने क्या करा, ईएमआई वगैरह पे लिया होगा। ठीक है, तो आपने क्या करा, अब दुकानदार ने बोला कि इसकी एक्चुअल कॉस्ट तो 5 लाख है, पर क्योंकि आप क्या करोगे, बाद में पेमेंट करोगे, तो साथ ही साथ आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड जो इंटरेस्ट कॉस्ट आया जो भी था 5% वगैरह, तो कहीं ना कहीं 5 लाख का लैपटॉप आपको कितना पड़ा, 5,40,000 का। तो जो 40,000 जो आपने एक्स्ट्रा पे करे, क्योंकि आपके पास उस समय पैसे नहीं थे, तो जो 40,000 है वो कहाँ जाएंगे, पीएनएल में जाएंगे। ठीक है,
ये मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा दिया, या दूसरा एग्जांपल है उसको भी आप कर सकते हो। रिकॉर्ड एसेट एट इट्स कैश प्राइस ऑन परचेज डेट। आप अपना कैपिटलाइज कितना करोगे, रिकॉर्ड कितना करोगे, 5 लाख को ही आपके इधर रिकॉर्ड करोगे। जो आपने एक्सेस पेड करा इंटरेस्ट 40,000 का, वो आपके P&L में जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो अपन ने देखा था। अगर अपन एसेट क्या करते हैं, परचेज करते हैं, अगर सेल्फ कंस्ट्रक्ट करते हैं तो इसके बारे में अपन इंड AS 23 के अंदर डिटेल में पढ़ने वाले। बोरिंग कॉस्ट क्या होता है, उसमें क्या होता है, परचेज एसेट के जो सेम प्रिंसिपल्स है वो तो फॉलो होंगे, और बोरिंग कॉस्ट से रिलेटेड भी कुछ प्रिंसिपल्स आएंगे। बोरिंग कॉस्ट क्या होता है, इंड AS 23 के अंदर रहेगा। तो एट द एंड ऑफ कोर्स ये सब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सी पॉइंट अपने पास आता है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इंड AS 16 का, ठीक है। इफ एसेट इज एक्वायर्ड बाय वे ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि इससे पहले तक आपने जो भी पढ़ा वो आपके सी इंटर के अंदर था। ये वाला पॉइंट आपके बोल सकते हो एक नया पॉइंट है, इम्पोर्टेंट है इसलिए, ठीक है। आपने क्या करा, आपने एसेट करा बाय वे ऑफ एक्सचेंज। फॉर एग्जांपल आपके अगर दुकानदार के पास गए, ठीक है, ये मेरा एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। मैंने क्या करा, एसेट एक्वायर्ड करा, ठीक है, इनकमिंग एसेट, जैसे कि मेरे को iPhone 17 ईयर चाहिए था, ठीक है। तो बदले में मैंने क्या किया, दुकानदार को एक कैलकुलेटर दिया। ऐसा वैसा कैलकुलेटर नहीं था, थोड़ा मैजिक कैलकुलेटर था, ठीक है। तो मैंने क्या करा, दुकानदार से iPhone 17 ईयर लिया, ठीक है। तो उसकी फेयर वैल्यू कितनी थी, 1 लाख रुपीज़, ठीक है। आउटगोइंग जो मैंने बदले में कैलकुलेटर दिया, मैं उसकी फेयर वैल्यू थी 90,000। कैरिंग अमाउंट आप बोल सकते हो, मेरे बुक्स के अंदर बैलेंस शीट के अंदर उसकी वैल्यू कितनी थी, 60,000। मार्केट में उसकी वैल्यू है 90,000, ठीक है। तो अब इसके लिए जर्नल एंट्री पास क्या करूँगा, जो एसेट मेरे लिए इनकमिंग है, इनकमिंग एसेट अकाउंट डेबिट, मैंने मेरे लिए इनकमिंग क्या ये टू, बदले में आउटगोइंग एसेट है टू कैलकुलेट अकाउंट। अच्छा, जो एसेट मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जा रहा है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एंट्री करूँगा, तो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से ऑब्वियसली एसेट जा रहा है, ठीक है, कैलकुलेटर, तो किस प्राइस पे जाएगा, ऑब्वियसली जो मैंने रिकॉर्ड कर रखा है कैरिंग अमाउंट, यानी कि जो बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड कर रखा है उसी से ही जाएगा, उससे ये अमाउंट तो चेंज हो नहीं सकता, ठीक है। तब चेंज कौन सा अमाउंट हो सकता है, यानी कि दिक्कत कहाँ आएगी, इनकमिंग एसेट। आखिर इनकमिंग एसेट को किस प्राइस पर मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए, तो उसके लिए 3 प्रेफरेंसेस बता रखे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। पहला प्रेफरेंस है फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप, यानी कि जो मैंने क्या करा, इनकमिंग एसेट, ठीक है, जो मैंने एसेट दिया उसकी देख लो फेयर वैल्यू, ठीक है। मैंने एसेट दिया था 90,000 का, तो एक तो अपने पास फर्स्ट ऑप्शन है 90,000। अगर क्वेश्चन में ये 90,000 नहीं दे रखा तो क्या देखना है, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड। मैंने 1 लाख रुपए का एसेट एक्वायर्ड करा, अगर 90,000 क्वेश्चन में गिवन नहीं होता तो मैं इधर लिखता 1 लाख, ठीक है। थर्ड प्रेफरेंस कौन सा है, कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट गिवन अप। मैंने क्या क्या 60,000 का सामान बदले में दिया, तो इधर दोनों ही अमाउंट नहीं दिए होते तो मैं क्या लिखता, 60,000। तो ये मतलब पहले आपको ये लेना है, ठीक है। हमेशा क्वेश्चन में ये पॉइंट दे दिया फर्स्ट प्रेफरेंस, तो सेकंड और थर्ड पे आपको आने की ज़रूरत ही नहीं है, देखना ही नहीं है। अगर पहला पॉइंट नहीं दे रखा क्वेश्चन में, इसकी वैल्यू नहीं है, तो जाके आपको सेकंड पे आना है, अदरवाइज आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमेशा प्रायोरिटी आप बोल सकते हो एग्जाम के अंदर किसको देना है, फर्स्ट पॉइंट को देना है, और जो बदले में आएगा, ठीक है। तो यहाँ अल्टीमेटली आपके पास प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज आ ही जाएगा, क्योंकि मेरे पास कितना है, 90,000 का सामान है, बदले में मैंने 60,000 का ही दिया, तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस लगाओ, 30,000 का प्रॉफिट है जो कि कहाँ जाएगा, P&L के अंदर जाएगा, क्योंकि ये मेरे लिए क्या है, रियलाइज्ड प्रॉफिट है, P&L में जाएगा। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। ऐसे सिमिलरली अगर मैंने क्या किया, कैश भी दिया साथ ही साथ कैलकुलेटर के साथ में, तो कैश को भी रिकॉर्ड ऑब्वियसली अपन करेंगे, ठीक है। कैश के केस में फेयर वैल्यू कैरिंग अमाउंट सेम ही होता है ऑब्वियसली। ऐसा नहीं कि आपके पास 100 रुपये का नोट है तो उसकी मार्केट में वैल्यू 500 रुपये होगी, ठीक है। कैश के केस में एक ही वैल्यू होती है, फेयर वैल्यू कैरिंग अमाउंट एक ही होती है, ठीक है। उसके बाद इसी के अंदर सेकंड पॉइंट आता है, अगर ट्रांजेक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल अब आपने क्या करा, अपने फ्रेंड्स हैं, आपके पास क्या थी, रेड कलर की कार थी, सेम मॉडल। आपने अपने फ्रेंड को बोला कि यार उसके पास पिंक कलर की कार है, तो आपने क्या करा, दोनों फ्रेंड ने क्या करा, एक्सचेंज करने का सोचा। तो अब इस केस में क्या होगा, कैरिंग अमाउंट जैसे कि आपको दे रखा है, आपके पास रेड कलर की थी, उसकी आपकी बुक्स ऑफ बैलेंस शीट के अंदर वैल्यू थी 1 करोड़, मार्केट में वैल्यू फेयर वैल्यू 1.2 CR, और आपके जो
दोस्त के पास थी उसकी फेयर वैल्यू सेम थी, ठीक है, क्योंकि ट्रांजैक्शन के अंदर कमर्शियल सब्सटेंस लैक है, यानी कि दोनों ट्रांजैक्शन आप बोल सकते हो इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है, आपने कार के बदले कार ली, ठीक है, ऐसे। तब इस केस में क्या करेंगे, देखो ट्रांजैक्शन लाइक कमर्शियल सब्सटेंस का बोलेंगे व्हेन एसेट एक्सचेंज, यानी कि सेम नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स वाला आप बोल सकते हो ट्रांजैक्शन है, ठीक है। तो अब इसमें इसी को ही मैं बता दूं, इसके लिए क्या होगी, इनकमिंग एसेट को अपन क्या कर देंगे, आपने अपने फ्रेंड्स से क्या ली, पिंक कलर की ली, ठीक है, टू बदले में आपने कौन सी दी उसको, रेड कलर की कार्ड उसको दे दी, ठीक है। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था जो एसेट आप उसको दे रहे हो, ठीक है, आउटगोइंग एसेट है, यानी कि जो आपके बैलेंस शीट में से जा रहा है सामान वो किस प्राइस पे जाएगा, जो बैलेंस शीट के अंदर प्राइस रिकॉर्ड है, कैरिंग अमाउंट, यहाँ तो 1 CR ही आना है, ठीक है। इनकमिंग एसेट इस केस में किस प्राइस पे रिकॉर्ड होगा, कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट गिवन अप, ये रूल है, ठीक है, यानी कि आपने 1 करोड़ का सामान दिया था तो बदले में इधर 1 करोड़ ही आएगा, ठीक है, क्योंकि ट्रांजैक्शन के अंदर कोई कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, तो इस केस में कभी भी प्रॉफिट और लॉस नहीं आएगा, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है, किसी भी केस के अंदर नहीं आएगा। उसके बाद अपने पास एक पॉइंट आता है, अगर आपने क्या करा, एसेट एक्वायर्ड बाय वे ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट करा तो वो इंडेस 20 के अंदर कवर होगा, ये अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आता है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप बोल सकते हो अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक था ट्रांसैक्शन वाला, एसेट एक्वायर्ड बाय वे ऑफ एक्सचेंज, दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, ठीक है। इसका सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, देखो कॉस्ट मॉडल तो आपको सेम है, जैसे कि आपने 10 लाख का पीपी खरीदा, 10 ईयर्स उसकी यूजफुल लाइफ है, आप डेप्रिसिएशन निकाल सकते हो, कॉमन पॉइंट, इसके अंदर कोई खास बात नहीं है। ये वाला पॉइंट अच्छा है, रिवैल्यूएशन मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल बेसिकली आप पढ़ के आ चुके हो सीओ फाउंडेशन के अंदर, आपने 10 लाख का एसेट खरीदा, 10 ईयर्स उसकी यूजफुल लाइफ है, तो ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपीज़, 10 लाख डिवाइडेड बाई 10, 1 लाख आ गया, उसकी कैरिंग अमाउंट दे रखी है, ऑब्वियसली आ जाएगी 9 लाख, 10 माइनस 1 9, और आपको फेयर वैल्यू दे रखा है। अब आपने क्या करा, एक साल बाद देखा आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो उसकी वैल्यू थी 9 लाख है पीपी की, और मार्केट में जाके पता करा तो उसकी फेयर वैल्यू थी 12 लैक्स, तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो ये क्या हुआ, 3 लाख का आपके रिवैल्यूएशन गेन आ गया। अब जब भी रिवैल्यूएशन गेन आता है तो इसकी क्या जनरल एंट्री पास होती है, पीपी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन गेन, ठीक है। अच्छा, ये जो रिवैल्यूएशन गेन है ये कहाँ जाता है, ओसीआई के अंदर जाता है, ठीक है। ओसीआई के अंदर क्यों जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो ये अभी तक रियलाइज्ड हुआ नहीं है, आपने इस एसेट को सेल करा नहीं है, ठीक है। जो रियलाइज्ड होता है गेन उसको अपन डालते हैं पीएनएल के अंदर, अनरियलाइज्ड ओसीआई के अंदर जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये आपका रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कितना हो गया, ये एंट्री पास करने से 3 लाख से आपका क्या हो गया, एसेट बढ़ गया, तब इधर आपका कितना हो जाएगा, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट आपका कितना हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये फेयर वैल्यू इतना था, इस प्राइस पे आ जाएगा, 12 लाख पे आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी लाइफ आपको पता चली 9 ईयर्स है, तो अगेन आप डेप्रिसिएशन निकाल सकते हो, 12 लाख डिवाइडेड बाय 9, इस तरीके से कैरिंग अमाउंट आ जाएगा। बेसिकली ये एंट्री मेरे को आपको बतानी थी, आपको पता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज अब इसी के अंदर अपन आगे देखेंगे रिवैल्यूएशन मॉडल, ठीक है। पहला पॉइंट है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवैल्यूएशन, देखो अगर आपके एसेट के अंदर सिग्निफिकेंट चेंजेस आते हैं एसेट वैल्यू के अंदर, यानी कि हाईली वॉलेटाइल नेचर का कोई एसेट है, तो उसको आप हर साल ये रिवैल्यूट कब करना चाहिए, साल में एक बार कर सकते हो। अगर आपके एसेट में बहुत ही कम चेंजेस आते हैं तो हर 3 से 5 साल में उसको क्या कर सकते हो, रिवैल्यू कर सकते हो। पहला पॉइंट सिर्फ एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से रीड कर लेना। सेकेंड पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है अभी तक का, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन डेट ऑफ रिवैल्यूएशन, ठीक है। आखिर रिवैल्यूएशन डेट पे इस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्या करना चाहिए, तो इसके लिए आपको 2 मेथड्स बता रखे हैं। एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझते हैं, जैसे कि आपने 100 लैक्स का पीपी खरीदा, 5 ईयर्स उसकी यूजफुल लाइफ है, तो ये 100 लैक्स को आप बोल सकते हो ग्रॉस ब्लॉक है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं, ठीक है। आपने क्या किया, 2 ईयर्स का डेप्रिसिएशन लगा है 40 लैक्स का, ठीक है। तो अब इसमें 100 माइनस 40 करोगे तो ऑब्वियसली कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर कितना आ जाएगा, 60 लाख आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड ईयर ऑब्वियसली आपका 100 डिवाइडेड बाय 5,
20 लाख का 1 साल का डेप्रिसिएशन, तो 2 साल बाद अपन मानते हैं कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, तो कैरिंग अमाउंट कितना हो गया 60 लाख। मार्केट में आपने पता किया उस पीपी की वैल्यू कितनी निकली 75 लाख, तो कहीं ना कहीं आपको गेन हो गया, रिवैल्यूएशन गेन हो गया 15 लाख का, ठीक है। अब बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट किस तरीके से बनता है, एसेट आते हैं सबसे पहले, नॉन करंट एसेट्स आएगा, उसके अंदर पीपी आएगा। अब पीपी को आप किस तरीके से दिखा सकते हो, ग्रॉस ब्लॉक आपका कितना था 100 लाख का, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2 साल का कितना हो गया 40, नेट ब्लॉक आपका कितना बचा 60। अब इस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है इस 40 का, इस 40 का क्या ट्रीटमेंट होगा ये आपको बता रखा है। सबसे पहला मेथड आपको दे रखा है, इसको क्या कर दो एलिमिनेट कर दो। कैसे कर सकते हो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू ग्रॉस ब्लॉक, ये आप जर्नल एंट्री पास कर सकते हो, ठीक है। पहला मेथड बोलता है आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो, ठीक है। तो बेसिकल जब अपन रिकॉर्ड करते हैं डेप्रिसिएशन तो क्या जर्नल एंट्री पास होती है, डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब आप क्या कर रहे हो, हटा रहे हो, तो ये ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। टू ग्रॉस ब्लॉक आपकी एंट्री हो जाएगी, ठीक है। ये अमाउंट आपको दे ही रखा है। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, ये रिवैल्यूएशन गेन आपको रिकॉर्ड करना है, ये मैंने आपको बताया था पीपी टू रिवैल्यूएशन गेन, ठीक है। अब बैलेंस शीट के अंदर कैसे दिखेगा, ये आपको जैसे कि पीपी दे रखा है, इसके अंदर आपका ग्रॉस ब्लॉक अब आपका कितना हो जाएगा, ये एंट्री पास करने से आपका कितना हो जाएगा, जैसे कि ग्रॉस ब्लॉक आपका कितना था 100 में से आपका ये 40 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये 60 बचा, रिवैल्यूएशन गेन को इधर आप ऐड करोगे, पीपी की वैल्यू कितनी होगी 75 लैक्स। एक तो ये आपके पास मेथड है। मेथड नंबर 2 आपके पास है डू नॉट एलिमिनेट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले परसेंटेज गेन निकाल सकते हो। तो परसेंटेज गेन का फॉर्मूला बता रखा है, रिवैल्यूएशन गेन डिवाइडेड बाय कैरिंग अमाउंट इनटू 100, ठीक है। ये बेसिकली फॉर्मूला होता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रिवैल्यूएशन गेन कितना था 15, कैरिंग अमाउंट कितना था, ये मतलब नेट ब्लॉक कितना था 60 इंटू 100, 25% बेसिकली आ गया, ठीक है। अब इस परसेंटेज गेन को आप किस पर अप्लाई करोगे, ग्रॉस ब्लॉक एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ग्रॉस ब्लॉक आपका कितना था, ग्रॉस ब्लॉक है 100 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपको दे रखा था 40, तो 140 पर आप अप्लाई करोगे 25%, 25 और 10, यानी कि आप क्या करोगे, अगर आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हटाना नहीं है तो कहीं ना कहीं आप इससे ग्रॉस ब्लॉक को कहीं ना कहीं आप क्या कर सकते हैं, इतना बढ़ा सकते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो इसके लिए आप जर्नल एंट्री क्या पास करोगे, पीपी अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू रिवैल्यूएशन गेन। अब ये इतने से आपका क्या होगा, ग्रॉस ब्लॉक बढ़ जाएगा टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। यहाँ पर डेप्रिसिएशन को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो और जो आपका बैलेंसिंग फिगर होगा वो क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन गेन होगा, ठीक है। बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट आप देख सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि ग्रॉस ब्लॉक आपका कितना था 100, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 40 माइनस का था, नेट ब्लॉक आपका था 60 का। पर अब अपन ने मेथड नंबर 2 के अंदर किया था, आपको ये एलिमिनेट नहीं करना था, आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपन ने परसेंटेज गेन निकाला था 25%, इस 25% से आपको क्या करना है, ग्रॉस ब्लॉक एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को बढ़ाना है। यानी कि अब आप क्या कर दो, 100 का 25% बढ़ा दो, 125 कर दो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी 25% से बढ़ा दो, तो ये आपका कितना हो गया 50 हो गया। तो अब आपका नेट ब्लॉक कितना हो गया 75, यानी कि अब आप बोल सकते हो ये आपका ऑटोमेटिक इसके अंदर क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन गेन भी ऐड हो जाएगा। तो बचा कितना 75 माइनस 60, ये आपका कितना था 15, ये आपका था रिवैल्यूएशन गेन। तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो ये डिवैल्यूएशन गेन, आप कोई सा भी मेथड अप्लाई करो आपका आंसर सेम ही रहेगा, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट करके भी कर सकते हो, और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा जब आप क्वेश्चन करोगे, ठीक है। अच्छा, रिवैल्यूएशन अपन क्या करते हैं, एंटायर क्लास ऑफ एसेट्स पे अप्लाई करते हैं। जैसे कि अगर कोई सा भी आइटम अपन रिवैल्यूट कर दें तो वो उस पूरे एसेट को बिलोंग करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको पता होगा ऑब्वियसली, जैसे कि लैपटॉप्स हो गया, ऑब्वियसली मेरे पास लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, तो कहीं ना कहीं ये मेरे क्लास ऑफ एसेट्स हैं, इन पर रिवैल्यूएशन में एक ही तरीके से अप्लाई करूँगा, क्योंकि उसमें अपन ने देखा था ना एसेट मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल, तो कहीं ना कहीं पूरे क्लास ऑफ एसेट्स पर एक ही मॉडल आपको चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है।
अच्छा, एक नोट ध्यान रख लेना, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग और ऑफिस बिल्डिंग दोनों ही अलग अलग डिफरेंट क्लास ऑफ बीपी होती है। ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में वो आपने देखा होगा लेबर्स वगैरह काम करते हैं, ठीक है। ऑफिस बिल्डिंग एक अलग क्लास ऑफ पीपी, इसको आप क्या कर लेना, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। उसके बाद अपने पास आता है ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन गेन और लॉस। जो अनरियलाइज्ड रिवैल्यूएशन गेन और लॉस है उसका क्या करना चाहिए। अगर आप क्या कर रहे हो, फर्स्ट टाइम रिवैल्यूट कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें क्या आता है, रिवैल्यूएशन गेन आता है, तो आप उसको ओसीआई के अंदर डाल सकते हो, ओसीआई एनआर के अंदर। एनआर के अंदर क्यों डाल रहे हैं, आर के अंदर क्यों नहीं डाल रहे, ऐसा होता है इंडी 16 के अंदर बता रखा है, मतलब ये कानून है, आप रूल बोल सकते हो। ओसीआई एनआर ही आएगा इंडी 16 के अंदर, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट टाइम आपने एसेट्स को रिवैल्यू किया और क्या गया, लॉस आ गया, तो उसको आप पीएनएल के अंदर डालना। सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन आपने किया, यानी कि पहली बार रिवैल्यूट करा था तो क्या आया था, गेन आया था। वापस रिवैल्यूट किया नेक्स्ट ईयर तो भी क्या आया, गेन आया। तो इस केस में आप क्या करोगे, जैसे कि आपने नेक्स्ट टाइम रिवैल्यूट किया उस समय आपका गेन आया, तो यहाँ आपको पूछना पड़ेगा क्या मेरा पिछले टाइम गेन आया क्या। अगर दोनों बार गेन था तो आप उसको ओसीआई के अंदर डाल सकते हो। या फिर आपने क्या किया, सेकेंड टाइम रिवैल्यूट किया, सेकेंड टाइम आपका गेन आ गया, पर आपको पता चला कि यार इस बार तो मेरा गेन आ गया पर पिछले साल मेरा लॉस आया था, तो इस बार क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, इस साल गेन आया ना, तो पिछले साल का जो रिवैल्यूएशन लॉस था उस जो पीएनएल में गया था, तो उसको आप क्या करोगे, उससे सेट ऑफ करोगे इस साल। जैसे कि 100 रुपीज़ का गेन आ गया आप बोल सकते हो, और पिछले साल था रिवैल्यूएशन लॉस था 60 का, तो कहीं ना कहीं आप सबसे पहले इसमें 100 में से 60 रुपये कहाँ करोगे, पीएनएल में से सेट ऑफ करोगे, ठीक है। और जब 40 आया, 40 को आप ओसीआई के अंदर डाल सकते हो। ऐसे ही सेम बता रखा है, सब्सिक्वेंट रिवैल्यू की आपका क्या आया, लॉस आया, तो यहाँ आपको देखना पड़ेगा क्या मेरा पिछले टाइम भी क्या आया था, लॉस था, तो आप पीएनएल के अंदर डालोगे। या फिर आपने लास्ट ईयर आपका क्या आया था, गेन आया था, पर इस साल आपका लॉस आया, तो क्या करोगे, अगेन सेट ऑफ करोगे। इस पहले साल के आप क्या करोगे, लॉस को आप सेट ऑफ करोगे, ठीक है। सेम पॉइंट बता रखा है, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करोगे तो ये आपको समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल आप रीड कर सकते हो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद अपने पास आता है टॉपिक आता है ओसीआई आर एंड ओसीआई एनआर का, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, जैसे कि एक एग्जांपल अपन ले सकते हैं पीपी का। ईयर 1 के एंड पे क्या हुआ, रिवैल्यूएशन गेन आया, ठीक है, 30 का आया। ईयर 2 के एंड पे अपन ने रिवैल्यूएशन किया, 20 का आया, ओसीआई के अंदर जाएगा। ईयर 3 के एंड पे क्या हुआ, रिवैल्यूएशन गेन करा, 10 रुपीज़ का गेन आया, ये भी कहाँ जाएगा, ओसीआई में जाएगा। कब तक जाएगा, जब तक ये अपन को रियलाइज नहीं हो जाता। ईयर 4 के एंड पे आपने क्या किया, पीपी को ही सोल्ड कर दिया, तो जब आप सोल्ड कर दोगे उस समय कोई गेन आएगा उस ईयर का, तो उसको आप पीएनएल में डाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, ओसीआई आर क्या होता है, रिक्लासिफाइड टू पीएनएल, यानी कि फुल बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस वो कहाँ जाएगा, रिक्लासिफाइड हो जाएगा टू पीएनएल। इसके लिए जर्नल एंट्री क्या होती है, अगर ओसीआई आर होता है तो रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। अब आपने क्या किया, लास्ट ईयर 4 में आपने एसेट को सोल्ड कर दिया, यानी कि जो भी आपका रिवैल्यूएशन सरप्लस था इतने 3 साल का, वो आप कहाँ जा सकता है, रिक्लासिफाइड हो सकता है टू पीएनएल। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, ये एंट्री आप कब रिकॉर्ड कर सकते हो, जब आपने क्या किया, एसेट को सोल्ड कर दिया, ठीक है। अब बैलेंस शीट के अंदर क्या दिखेगा, अदर इक्विटी के अंदर दिखाओगे ऑब्वियसली हर साल। ये कहाँ आता है, डिवैल्यूएशन गेन, ओसीआई किधर आता है, अदर इक्विटी के अंदर आता है, डिवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर आता है, ठीक है। अच्छा, ओसीआई एनआर क्या होता है, नॉट रिक्लासिफाइड टू पीएनएल, इसका मतलब बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस विल नॉट रिक्लासिफाइड टू पीएनएल, ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग्स। अब इतने साल आपने सोल्ड नहीं करा, ये तो आपने ईयर 4 में ही एंट्री पास करी, बाकी इतने साल आप क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट डेबिट टू रिटेन अर्निंग्स, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अपने पास एक पॉइंट आता है ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग्स। कब कब आप क्या कर सकते हो, रिवैल्यूएशन सरप्लस को ट्रांसफ़र कर सकते हो रिटेन अर्निंग्स के अंदर। पहला पॉइंट तो एक अपन ने देख लिया, जब आपने पीपी को सेल कर दिया तो उस केस में आप ये एंट्री पास कर सकते हो, ठीक है।
सेकंड पॉइंट आपको दे रखा है एग्जस्ट डेप्रिसिएशन। क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। और अभी तक जो मैंने आपको समझाया वहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। तो यहाँ अभी तक आपको कोई डाउट है तो अभी तक आप बता सकते हो, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बाद छोटे मोटे पॉइंट रहेंगे, 2 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा अगर ये टॉपिक आपको समझ में आ गया तो, ठीक है। एक्सेस डेप्रिसिएशन क्या होता है इसको समझते हैं, ठीक है। आपने पीपी खरीदा, उसकी लाइफ थी 10 ईयर्स, 10 लाख का पीपी खरीदा, लाइफ थी 10 ईयर्स। डेप्रीसिएशन लगा ऑब्वियसली 10 लाख डिवाइडेड बाय 10, ऑब्वियसली 1 लाख का डेप्रीसिएशन आ गया। कैरिंग अमाउंट उससे आ गया 10 - 1 9 लाख। आपने उस दिन मार्केट में फेयर वैल्यू देखा कितना था, 12 लाख था। रिवैल्यूएशन गेन आ गया आपका 3 लाख का। जर्नल एंट्री बता रखा है पीपी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन गेन, पीपी यानी कि एसेट आपका बढ़ रहा है, गेन आया ना तो आपका एसेट बढ़ रहा है, ठीक है। ये रिवैल्यूएशन गेन ओसीआई के अंदर जाएगा क्योंकि आपके लिए अनरियलाइज्ड है। ऑब्वियसली रियलाइज होता तो कहाँ जाता, पीएनएल में। रियलाइज कब होगा, जब आप एसेट को सोल्ड कर दोगे। अभी आपने सोल्ड नहीं करा, सिर्फ मार्केट के अंदर उसका फेयर वैल्यू मार्केट वैल्यू चेक करा, तो ये रिवाइज्ड वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 12 लाख हो गई। रिमेनिंग लाइफ बची थी 1 साल आपका हो गया, 10 - 1 9 ईयर्स हो गए। अगले साल आप डेप्रीसिएशन लगा सकते हो 12 लाख डिवाइडेड बाय 9, ये आपके पास कैरिंग अमाउंट हो जाएगा एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, ठीक है। अब ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, जब आपका देखो जब आपका क्या हो रहा था, गेन आ रहा था तो उसको आपने पीएनएल के अंदर रिकॉर्ड नहीं करा, ठीक है। उसके लिए आपने ओसीआई के अंदर डाल दिया इस रिवैल्यूएशन गेन को, ठीक है। पर जब आपका क्या हुआ, अब देखो इस रिवैल्यूएशन गेन की वजह से 3 लाख के गेन को आपने किधर डाला, ओसीआई के अंदर डाल दिया। पर उससे कहीं ना कहीं अब आपके ये एसेट की वैल्यू भी तो इंक्रीज हुई, तो कहीं ना कहीं उससे आपका डेप्रीसिएशन भी तो बढ़ गया। पहले कितना आ रहा था, 1 लाख, अब आपका कितना हो गया, 1.33 लाख। ऐसे तो आपका पीएनएल के अंदर लॉस बढ़ जाएगा, एक्सपेंस साइड बढ़ जाएगा। तो अब इस केस में आप क्या करोगे, जो आपका एग्जस्ट डेप्रीसिएशन है 1.33 - 1, इसको आपको क्या दे रखा है, इंडेक्स ने ऑप्शन दे रखा है कि आप क्या कर सकते हो, जो एग्जस्ट डेप्रीसिएशन है वो रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन्ड अर्निंग्स के अंदर डाल सकते हो एवरी ईयर। यानी कि आप ये बोल सकते हो ऑप्शनल मेथड है। क्यों दे रखा है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो क्या हुआ, जो आपका क्या हो रहा था, गेन था, गेन तो आपके पीएनएल के अंदर जा नहीं रहा, ओसीआई के अंदर आप डाल रहे हो। तो इसके कारण आपका क्या हुआ, अब आपने एसेट की वैल्यू तो बढ़ा दी 12 लाख, इसकी वजह से आपका डेप्रीसिएशन बढ़ गया। डेप्रीसिएशन तो पीएनएल में जाएगा, उससे क्या होगा, आपका एक्सपेंस साइड बढ़ जाएगा। तो इसके लिए दे रखा है जो आपका एग्जस्ट डेप्रीसिएशन है 0.33 लाख का, इसको आप कहाँ डाल सकते हो, डिटेन्ड अर्निंग्स के अंदर डाल सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक तरीके से फ्री रिजर्व खुल जाएगा। डिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट डेबिट टू रिटेन्ड अर्निंग्स, ये जर्नल एंट्री आप पास कर सकते हो। बैलेंस शीट के अंदर क्या आ जाएगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस आपका कम हो जाएगा, ठीक है। 3 लाख की जगह अब आप कितना करोगे, 3 लाख में से इस डेप्रीसिएशन को माइनस कर देना, इतना ही। और रिटेन्ड अर्निंग्स के अंदर यानी कि आपका फ्री रिजर्व बढ़ गया। फ्री रिजर्व तो आप कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हो ना, यह ऑप्शनल मेथड है, ठीक है। अब अच्छा, एग्जाम में कब आप करोगे, जब आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा कि कंपनी ने एक्सेप्ट कर रखा है, ठीक है। ऑब्वियसली अगर कंपनी अडॉप्ट कर दी है तो ट्रांसफ़र एवरी ईयर होगा, ठीक है। ये अगर आपको समझ में आ गया तो आप बोल सकते हो आपका मेजर मेजर पार्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद अपने पास आता है कंपोनेंट अकाउंटिंग, नेक्स्ट पार्ट। आपने एक प्राइवेट जेट खरीदा 100 करोड़ का, लाइफ थी 10 ईयर्स। अब इसमें से मान सकते हो जो इंजन है उसका हर 5 साल में आपको रिप्लेस करना पड़ता है, यानी कि इंजन 5 साल ही चलता है। और जबकि पूरा प्राइवेट जेट है वो कितना चलेगा, उस बॉडी 10 साल चल जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर बता रखा है कॉस्ट इसका इंजन का आप क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। डेप्रीसिएशन उस हिसाब से, कैरिंग अमाउंट उस हिसाब से निकाल सकते हो, ठीक है। ईयर 2 में अब आपको क्या करना पड़ा, रिप्लेसमेंट कराना पड़ गया, ठीक है। 5 साल चला ही नहीं, बीच में आपको ईयर 2 में क्या कराना पड़ा, इंजन का रिप्लेसमेंट कराना पड़ता। उसका कॉस्ट था 24 करोड़, लाइफ थी 8 ईयर्स। तो कहीं ना कहीं अब आप बोल सकते हो उसका कैरिंग अमाउंट कितना हो जाएगा, ये 72 करोड़। ये आपको कैरिंग अमाउंट दे रखा है। न्यू इंजन का कॉस्ट को ऐड करोगे माइनस, इसमें अब आप क्या कर रहे हो, कैरिंग अमाउंट ओल्ड इंजन की क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। ऑब्वियसली
24 करोड़ है इसका कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड इंजन, ठीक है। ये अपने पास आएगा 16 करोड़, यानी कि ई सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ पीपी विद डिफरेंट यूजफुल लाइफ आप बोल सकते हो। उसको आप डेप्रीशिएट क्या करोगे, अलग अलग करोगे, ठीक है, क्योंकि दोनों की डिफरेंट यूजफुल लाइफ है, तो दोनों का आपको क्या करना है, अलग अलग तरीके से डेप्रीशिएट करना है। व्हेन सिग्निफिकेंट पार्ट इज रिप्लेस ओल्ड कैरिंग अमाउंट क्या हो जाएगा, डी रिकॉग्नाइज हो जाएगा। जो भी आपका क्या है ओल्ड कैरिंग अमाउंट है उसको क्या आप क्या कर दोगे, डी रिकॉग्नाइज कर दोगे, और जो न्यू कैरिंग अमाउंट है उसको आप क्या कर दो, ये रिकॉग्नाइज कर दोगे, ठीक है। ऑब्वियसली ये आपका क्या था, कैरिंग अमाउंट था 16 करोड़, जो कि अब आपके लिए क्या है, ऑब्वियसली इसका कोई काम का नहीं है, तो इसको आपने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। न्यू इंजन खरीदा तो उसको आपने ऐड कर दिया। उसके बाद अब कॉमन पॉइंट्स बता रखे सब्सिक्वेंट कॉस्ट इनकर्ड, यानी कि एक बार आपने एसेट खरीदा उसके बाद छोटे मोटे रिपेयर्स मेंटेनेंस पीएनएल में जाएगा। कोई बड़ा पार्ट इंजन जैसे मेजर पार्ट को आपने रिप्लेस करा तो कंपोनेंट अकाउंटिंग अप्लाई करना, ठीक है। अच्छा, ये आपको एक नोट बता रखा है, इन इनिशियल कॉस्ट ऑफ पीपी कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन इज ऑलरेडी इंक्लूडेड देयरफॉर डेप्रिशिएट दैट कॉस्ट सेपरेटली बाय अप्लाइंग कंपोनेंट अकाउंटिंग। कोई एसेट आप खरीदते हो तो उसमें क्या होता है, जैसे कि आप गाड़ी खरीदते हो तो उसके अंदर इंश्योरेंस वगैरह ये सब इंक्लूड होता है, तो आप क्या करते हो, गाड़ी की एक्चुअल अमाउंट निकालने के लिए क्या करते हो, इंश्योरेंस का अमाउंट माइनस कर दो। सेम इसमें बता रखा है 100 करोड़। अब 100 करोड़ के अंदर कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो इसके अंदर इंस्पेक्शन कॉस्ट पे ऑलरेडी इंक्लूड हो सकता है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, अलग से शो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको बता रखा है डेप्रिसिएशन पीरियड, ठीक है। डेप्रिसिएशन आपको कब से स्टार्ट करना चाहिए, व्हेन एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज़। ये इंपॉर्टेंट है, व्हेन एसेट इज पुट टू यूज़। ऐसा नहीं होना चाहिए जब आप एसेट को यूज़ कर रहे हो तब से करोगे, जब एसेट आपको अवेलेबल फॉर यूज़ है तब से आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन को स्टार्ट करना है, ठीक है। तब से आपको अप्लाई करना स्टार्ट करना है, ठीक है। सीसेशन यानी कि आपको डेप्रिशिएट करना कब बंद करना है एक एसेट को, जब आप उसको सेल कर दो या फिर एज पर इंडेस 105 आपको बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको बता रखा है डी रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। एक एसेट को कब आप डी रिकॉग्नाइज कर सकते हो, जब आप क्या कर दो, उसको ऑब्वियसली सेल कर दो, ठीक है। और जो गेन और लॉस होगा वो पीएनएल में होगा, ठीक है। रियलाइज कहाँ दिखेगा, अदर इनकम में दिखेगा, ठीक है, पीएनएल में। कोई खास पॉइंट नहीं है, ठीक है। एक एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉइंट देख लो, गाइडेंस ऑन वेदर फॉलोइंग आइटम्स आर टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज पीपी स्पेयर पार्ट्स। अच्छा, स्पेयर पार्ट्स क्या होता है, फॉर एग्जांपल आईपैड है मेरे पास, ठीक है। अब उसकी पेंसिल, मेरे पास एक्स्ट्रा पेंसिल है, 2 पेंसिल है उसके लिए, तो जो एक्स्ट्रा पेंसिल है वो पीपी कहला सकता है, ठीक है। अच्छा, स्टैंड बाय इक्विपमेंट, मेरे पास आईपैड ही एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो वो भी मेरे लिए पीपी का पार्ट बन सकता है, ठीक है, अगर वो ऑब्वियसली डेफिनेशन मीट कर रहा है तो। एग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअली इनसिग्निफिकेंट आइटम्स, मोल्ड्स, टूल्स, डाइस। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी फैक्ट्री के अंदर एसेट इतने मतलब एसेट होते हैं, उसके अंदर कोई मशीन है उसके लिए स्क्रू वगैरह ये सब होंगे, तो उसके उसमें उसको आप पीपी बोल सकते हो कि आपके पास छोटे मोटे स्क्रू पड़े हैं मशीन के, उसको आप बोल सकते हो। अगर उनका एग्रीगेट वैल्यू पे आप अप्लाई करोगे ये रूल, अगर आपको लगता है अप्रोप्रिएट है तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल इक्विपमेंट, मेरे आप बोल सकते हो ऑफिस के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है, क्या मैं उसको बोल सकता हूँ क्या पीपी, बिल्कुल बोल सकता हूँ, ठीक है। लास्ट पॉइंट आता है चेंजेस इन एग्जिस्टिंग डीकमिशनिंग साइट रिस्टोरेशन। अब ऑलरेडी अपन ने प्रोविज़न तो बनाया था 5 लाख का, आपको याद होगा अगर आपने वीडियो ध्यान से सुना होगा तो। उसी पर बेस्ड एक पॉइंट बता रखा है, जो 5 लाख का प्रोविज़न बनाया था वो मेरे को कब पे करना था, आफ्टर एंड ऑफ 5 ईयर्स, यानी कि मैं प्रोविज़न आज बना रहा हूँ 3,16,000 इस तरीके से मैंने आपको बताया था, ठीक है। तब इसमें बता रखा है अगर कोई चेंजेस इन डीकमिशनिंग, यानी कि मेरे को 5 साल बाद लगता है कि अब मेरे को 10 करोड़ की जगह कितने पे करने पड़ेंगे, 5 लाख की जगह 7 लाख पे करने पड़ेंगे। उसी बेस पर सिमिलर एग्जांपल है, 10 करोड़ की जगह मेरे को 12 करोड़ पे करने पड़ेंगे। ऐसा मेरे को 4 साल निकलने के बाद पता चलता है। तब इसमें क्या करूँगा, सबसे पहले मैं देखूँगा अगर एसेट क्या है कॉस्ट मॉडल पर हो रहा है, ठीक है,
एसेट कॉस्ट मॉडल पर शो हो रहा है तब उसको मैं कॉस्ट ऑफ एसेट में से शो कर सकता हूँ। उसके लिए मैं जर्नल एंट्री क्या पास कर सकता हूँ, जैसे कि मेरा डी खर्चा बढ़ रहा है, अगर मेरे को लगता है 4 साल निकल गए, अब मेरे को 10 करोड़ की जगह 12 करोड़ पे करना पड़ेंगे, ठीक है, आफ्टर द एंड ऑफ 10 ईयर्स, ठीक है भाई, हो सकता है ना, क्योंकि अभी मैं प्रोविज़न बना रहा हूँ। तो उसके लिए अब आपका क्या हो रहा है, प्रोविज़न बढ़ रहा है, तो उसके लिए क्या एंट्री पास करोगे, पीपी अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न, प्रोविज़न बढ़ रहा है तो लायबिलिटी साइड बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर एसेट कॉस्ट मॉडल में, तो अगर रिवैल्यूएशन गेन और लॉस रिवैल्यूएशन मॉडल में, तो उसके लिए क्या एंट्री होगी, अगर ऑब्वियसली प्रोविज़न बढ़ रहे हैं तो वो आपके लिए लॉस है, रिवैल्यूएशन गेन टू प्रोविज़न फॉर डीकमिशनिंग, और अगर आपका प्रोविज़न कम हो रहा है, प्रोविज़न फॉर डीकमिशनिंग टू रिवैल्यूएशन गेन। तो ये आपको इंडिया 16 का रिवीजन पूरा कंप्लीट होता है। कोई डाउट है तो आप बता सकते हो भाई। इसके अंदर 11 पॉइंट के अंदर बेसिकली क्या था, जैसे कि आप बोल सकते हो, आप एस्टीमेट पे पूरा चलते हो भाई। आपका 2 साल बाद एग्ज़ाम है सी का, तो कोई गारंटी तो ही ना कि 2 साल बाद आप एग्ज़ाम दोगे तो पास हो ही जाओगे। एक आप एस्टीमेट वाइज आप क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो कि हाँ पढ़ाई करेंगे तो पास हो जाएंगे। सिमिलरली कंपनी क्या करती है, उसी बेसिस पर प्रोविज़न बनाती है। अब कंपनी को लगता है इन फ्यूचर 1-2 साल निकलने के बाद यार हमको साइड रिस्टोरेशन खर्चा ज़्यादा होगा, मशीन